Hello friends, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your studies. So बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिजिक्स जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। राइट, देखिए जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स अब तक हुए हैं उसमें हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो बेसिक है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। राइट, वी हैव सीन हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर क्या चेंज है? यहाँ पर चेंज ये है कि वी हैव मोर देन वन चार्जेस एट ए लोकेशन और ये सारे के सारे चार्जेस मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करेंगे। तो ये पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से करेंगे। राइट, सो बेसिकली इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट एंड दैट इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। राइट, जो सेकंड टॉपिक आज हम शुरू करेंगे इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन वी हैव electrical dipoles. Now again we are going to deal with electrical dipoles. Electrical dipoles के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है in chapter number 1. Now again we have to analyze this particular system of charge, that is electrical dipole, a specific system of charge जिसकी वजह से हमें किसी एक particular general point पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। राइट, तो इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को हम 3 पार्ट्स में देख सकते हैं। राइट, एंड द फर्स्ट वन इज कि किसी भी एक जनरल पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, द फर्स्ट पार्ट। राइट, द सेकेंड पार्ट इज दैट कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल की एक्सियल लाइन पर, इफ यू रिमेंबर दैट डाइपोल, इलेक्ट्रिकल डाइपोल की एक्सियल लाइन पर कहीं भी कोई एक जनरल पॉइंट हो सकता है, उस पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है उसे आपको ड्राइव करना है। राइट, सो दिस इज पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इज कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल की एक स्पेसिफिक लाइन होती है, यस इफ यू रिमेंबर दैट, एंड दैट इज इट्स ट्रांसवर्सल और इक्वेटोरियल लाइन। इस ट्रांसवर्सल और इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये तीनों ही पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सो कि इससे इस सीरीज के जो पहले लेक्चर हैं, दिस इज लेक्चर नंबर 4, उन सब लेक्चर से आप गो थ्रू हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो इट्स माय पर्सनल एडवाइस कि आप उनसे गो थ्रू होइए। उनका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। सो I just want to thank you your all love and support you are giving to my channel. So please share and like these lectures, subscribe the channel and do not forget to press the bell icon. तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। बच्चों चलिए अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। दैट मीन्स we have more than one charges at a place और इन सभी चार्जेस की वजह से हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। राइट, सो सिचुएशन जो है इस तरह की है, ये फिगर आपके सामने है, इस फिगर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो लेट अस सपोज कि हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4 अपसोन टू Qn चार्जेस हैं। राइट, और ये सब चार्जेस आपस में मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। राइट, सो इन सभी चार्जेस की वजह से हमारे पास कोई एक जनरल पॉइंट है P। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है फाइंड आउट करना है। राइट, सो वी विल स्टार्ट दिस डेरिवेशन जस्ट लाइक दैट। लेट अस सपोज वी हैव Q1, Q2, Q3, Q4 and Qn such charges। ठीक है, these charges can be positive, can be negative। right, and these charges are r1, r2, r3, r4, rn distances, respective distances away from a point P at which we have to find out electric potential
due to all these charges. That means due to the system of charges, right? So देखिए हम वन बाय वन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है. व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, एंड लेटर ऑन यू हैव टू जस्ट एड ऑन ऑल दीज इंडिविजुअल पोटेंशियल, तो आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा पॉइंट P पर, राइट? सो द पोटेंशियल एट पॉइंट P1 ड्यू टू चार्ज Q1, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय V1, एंड इट इज नथिंग बट 1 अपॉन 4 pi epsilon naught and Q1 upon R1, right? इसी तरह से हमारा V2, that is potential at point P due to the charge Q2, it is 1 upon 4 pi epsilon naught and Q2 upon R2. इसी तरह से हम V3 लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught Q3 upon R3, and upson 2 we can write down Vn is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Qn upon Rn, right? Now the net potential, now the net potential at point P due to all these charges, right? So उसको रिप्रेजेंट किया हमने by V, so it is V1 plus V2 plus V3 upon to Vn. That means 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1 plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R2, and just like that 1 upon 4 pi epsilon naught Qn upon Rn, right? So यहाँ से what can we do कि हम 1 upon 4 pi epsilon naught कॉमन ले सकते हैं, right? And we have Q1 upon R1 plus Q2 upon R2 upon to Qn upon Rn, right? So देखिए इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं that net potential V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, और हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे समेशन का ये साइन, वेयर I is equal to 1 to n and Qi by Ri, right? So this is my formula, right? और इस फॉर्मूले को हमने एक ब्लॉक में ले लिया है, and it is my desired expression, right? सो बच्चों देखिए अब हम एक नया डेरिवेशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन, और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. यस, यू हैव हर्ड राइट, इलेक्ट्रिक डाइपोल. देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर 1, राइट? लेकिन यहां पर अब जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्कस कर रहे हैं, देन वी आर डिस्कसिंग इट बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट? और ये एग्जैक्ट डेरिवेशन जो है, इस डेरिवेशन को आप बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे, इसकी स्ट्रेटजी को आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं अगर आप ये जो स्क्रीन पर जो आपको फिगर दिखाई दे रही है, इस फिगर को समझ लें. जो ज्योमेट्री हमने यहाँ यूज़ की है उस थोड़ी सी ज्योमेट्री को आप समझ लें, और जो ट्रिग्नोमेट्री इस फिगर में हम यूज़ करने वाले हैं
वो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको समझ में आ रही है देन दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इजी फॉर यू, राइट। सो देखिए इस डेरिवेशन को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, राइट, और आपको इस डेरिवेशन की स्टेप बाय स्टेप ही प्रैक्टिस करनी है, राइट। सो बच्चों देखिए ये एक डाइपोल है हमारे पास, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो स्ट्रक्चर है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इलेक्ट्रिकल डाइपोल में हमारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, जिसको हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं, राइट। और डाइपोल लेंथ हम लेते हैं 2L, और this point is the center of my electric dipole, right। और इस पॉइंट को चलिए we are representing it by O. So A is the location at where minus Q charge is located, B is the location where my plus Q charge is located, where the plus Q charge is located, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज 2L, राइट। दिस इज द पॉइंट P एट विच वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो क्या रहने वाली है, हम इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, और फिर उन सब को, इन दोनों को हम आपस में ऐड करके इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पॉइंट P पर जो नेट पोटेंशियल है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। सो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। सो आई होप सो कि आप उन लेक्चर से गो थ्रू हो चुके हैं। सो स्टेप नंबर 1, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज एंड ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस डेरिवेशन। सो स्टेप 1, दिस इज माय स्टेप 1। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, बच्चों उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ V सबस्क्रिप्ट माइनस Q से, और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ये चार्ज हमारे पास कितना है माइनस Q, सो हमने माइनस Q रखा, और पॉइंट A से P तक के डिस्टेंस को हम AP कह रहे हैं, और AP को हमने रिप्रेजेंट किया है R1 से, सो मैं लिख रहा हूँ R1, राइट। देखिए यहाँ पर हमने कुछ अजम्पशन लिए हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हमने अज्यूम की हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। लेट अस से कि डिस्टेंस AP इज इक्वल टू R1, डिस्टेंस PB इज इक्वल टू R2, और यहाँ पर एक और डिस्टेंस हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस OP। ये जो डिस्टेंस है दिस इज द डिस्टेंस OP, इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई स्मॉल r। सो दिस OP इज स्मॉल r, राइट। सो माइनस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल इज दिस, और प्लस Q चार्ज की वजह से P पर जो पोटेंशियल होगा वी कैन राइट इट डाउन बाई V प्लस Q, and it is 1/4 pi epsilon naught and plus Q upon R2, right। so पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल जो होगा, इन दोनों पोटेंशियल्स को हम ऐड कर देंगे, वेरी सिंपल। सो लेट्स राइट डाउन इट। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, सो उसको बेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय कैपिटल V, सो इट इज V प्लस Q एंड प्लस V माइनस Q, राइट। और यहाँ से जो चीज़ हमारी कॉमन आ सकती है, जो भी फैक्टर्स कॉमन आ सकते हैं उनको हमने कॉमन निकाल लिया है बाहर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q ये हमने ले लिया कॉमन। सो अंदर हमारा क्या बचेगा, देखिए हमने पहले V प्लस Q लिखा है तो हमारी पॉजिटिव टर्म ही आएगी, दैट मीन्स 1/4
R2 एंड देन वी हैव, हमने Q लिया है, सो ये माइनस जो है ये अभी यहाँ पर है, सो दिस इज अ नेगेटिव टर्म, सो वी हैव -1/R1. लेट अस से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. सो बच्चों ये था स्टेप नंबर 1. अब हम स्टेप नंबर 2 इस डेरिवेशन का समझेंगे. और स्टेप नंबर 2 में देखिए, स्टेप नंबर 1 में हमने इस इक्वेशन नंबर 1 तक हम पहुंच गए हैं अपने डेरिवेशन में. अब हमें स्टेप 2 में R1 और R2 की वैल्यूज जो हैं R और L की टर्म में फाइंड आउट करनी है, राइट. तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 2. So step number 2 of this derivation is basically we have to find out the value of R1 and R2 in terms of R and L. तो उसके लिए हमें ये जो हमारी गिवन फिगर है इसको दोबारा से अच्छे से देखना होगा और यहाँ पर हम कुछ अब मॉडिफिकेशन जो हमने किए हैं उनको हम समझने वाले हैं. सो देखिए ये जो लाइन है OP, इसको मैंने कुछ पीछे की तरफ बढ़ा दिया है लाइक दिस, और फिर पॉइंट A से इस पर्टिकुलर लाइन पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जो AC है. सो ये परपेंडिकुलर इस लाइन को पॉइंट C पर कट कर रहा है. सो एंगल ACO इज 90 डिग्री, इट क्वाइट ऑब्वियस, राइट. एंड बाई द सेम लॉजिक व्हाट आई हैव डन कि मैंने पॉइंट B से इस पर्टिकुलर लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जो इस पर्टिकुलर लाइन OP को पॉइंट D पर कट कर रहा है. सो वी हैव एंगल ODB इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट. एंड by the properties of line we know that this angle AOC, if it is theta, then angle POB will be also theta, then this angle will be also theta, right. This angle will be also theta. Okay, now what we have to do, देखिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाले हैं. सो आपको फोकस करना है ट्राइंगल ACO पर. पहले यू हैव टू फोकस ऑन ट्राइंगल ACO, राइट. सो इन स्टेप्स को हम लिख लेते हैं थोड़ा सा. ये हमारे साइड स्टेप हैं तो इनको चलिए हम साइड में ही कर लेते हैं, राइट. यू कैन डू इट ऑन द रेगुलर stream also. So from triangle AOC, देखिए ये ट्राइंगल AOC, दिस इज द 90 डिग्री और मैं इस ट्राइंगल में cos थीटा जो है वो लिखने वाला हूँ. सो cos थीटा इज इक्वल टू, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस, सो दिस इज OC, दिस इज OC बाई OC by AO, OC by AO. सो OC हमने लिखा और देखिए AO किसके बराबर है, L के बराबर है. सो OC इज इक्वल टू L cos थीटा. आई होप सो कि ये स्टेप आपको क्लियर हुआ है, राइट. एंड बाय द सेम लॉजिक व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ कि अब हम ट्राइंगल ODB की बात करेंगे. नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, now from triangle ODB, for triangle ODB अब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, राइट. और यहाँ पर हमने फिर से cos थीटा जो है अप्लाई किया. सो cos थीटा is equal to base, that means OD upon hypotenuse, that means OB, and it is again OD upon L, so OD is also L cos थीटा. सो देखिए कुछ साइड स्टेप्स थे, इन साइड स्टेप्स को हमने कर लिया है. अब ये जो हमारी फिगर है यहाँ पर इस चीज़ को हम इंडिकेट भी कर लेते हैं ताकि बाद में जब हम यूज़ करें हमें आसानी हो. सो OC इज इक्वल टू L cos थीटा and this OD is equal to also L cos theta. So we have done this. Okay, now देखिए what we have to do right now,
if this distance AB is very small, that means dipole length अगर काफ़ी small हो with comparison to these distances R, R1 and R2, और normally ऐसा ही होता है. In that case, we can write down from the geometry of this figure that we can write down AP is as much as good as PC. अगर ये जो assumption अभी मैंने डिस्कस की है, आप इसको अगर ध्यान में रखेंगे, then you will find out that under these assumptions AP will equal to PC. So अब हम इसको लिखने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट ये assumption लिख लेते हैं हम. if AB is very small, if AP is very small, then we can write down, देखिए हम लिख सकते हैं what we can write down AP is equal to PC. We can write down AP is equal to PC, right? और देखिए PC को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये है PC पूरी डिस्टेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं PO या OP प्लस OC. सो इसको हम लिख सकते हैं OP प्लस OC, राइट. अब ये OP तो हमारा है R, और OC अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो कितना है L cos थीटा. इज दैट क्लियर? और देखिए AP की जो वैल्यू हमने ली है, AP को जो हमने कंसीडर किया है, AP को हमने कंसीडर किया है R1. सो indirectly we have write down R1 is equal to R plus L cos थीटा. देखिए R1 की वैल्यू R और L के टर्म में हमने फाइंड आउट कर ली. इसी तरह से हमें R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट. सो what we can write down is R2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से we can write down PD is equal to PB और PB is equal to PD. Under these concentration PB is equal to PD. So हम लिख रहे हैं PB is equal to PD, और PB हमारा किसके बराबर है, R2 के बराबर. और PD को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए PD को हम कैसे लिख सकते हैं, PD को हम लिख सकते हैं OP माइनस OD. ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक OP, इसमें से आप OD अगर घटा देंगे तो आपको PD ही बचेगा, राइट. सो OP माइनस OD, OP माइनस ऑफ OD, और OP हमारे पास है R और OD हमने फाइंड आउट किया था, वो था L cos थीटा. सो दिस इज L cos थीटा. सो स्टूडेंट देखिए हमने R1 और R2 को R और L के टर्म से फाइंड आउट कर लिया है. अब हमें स्टेप 3 की तरफ बढ़ना है, और स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, R1 और R2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम ये वैल्यूज़ जो हैं सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, राइट. सो स्टूडेंट दिस इज स्टेप नंबर 3. सो स्टेप नंबर 3, और इस स्टेप में हम ये वैल्यूज़ जो हैं सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. सो सब्स्टिट्यूट the values of R1 and R2 in equation 1, right. So this is my equation number 1, और इसमें R1 और R2 की वैल्यू अब हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. So according to that V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and Q, and R2 is this, 1 upon R minus L cos theta. So 1 upon R minus L
cos theta and minus 1 upon r1, that means 1 upon r plus L cos theta. We have write down this, right? और अब हमें यहाँ पर LCM लेकर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है. देखिए किस तरह से हम करने वाले हैं इसको सिंप्लीफाई. यहाँ से हमने लिखा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज़ Q. और यहाँ से जब हम LCM लेंगे तो क्या आएगा, r माइनस एल कॉस थीटा इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा एलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट. सो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, राइट. और अब यहाँ पर जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो r माइनस एल कॉस थीटा से r माइनस एल कॉस थीटा कटने के बाद यहाँ पर बचेगा r प्लस एल कॉस थीटा एंड माइनस ऑफ r माइनस एल कॉस थीटा, राइट स्टूडेंट्स. सो देखिए अब यहाँ पर जब इन ब्रैकेट्स को हम खोलेंगे सो r से तो r कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज l cos थीटा एंड दिस इज माइनस एंड माइनस प्लस. सो व्हाट वी हैव, it is Q and what we have in here, it is basically 2l cos theta and what we have here, it is r square minus l square cos square theta, right. So this is the term that we have. देखिए अब यहाँ पर इस पूरी टर्म में आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक सी टर्म जो है वो दिखाई दे रही है एंड इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टर्म्स Q इंटू 2L, दैट मीन्स 2QL. और ये 2QL देखिए आपको याद आ गया होगा, इट इज़ नथिंग बट P इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, इट इज़ 2QL. सो इसको हम बहुत ही ईजली लिख सकते हैं P, राइट. सो चलिए इसको हम लिख देते हैं फिर P. So we have reached down to this particular expression, that is V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and P cos theta divide by R square minus L square cos square theta. सो बच्चों देखिए ये एक बहुत ही जनरल सा एक्सप्रेशन जो है हमने ड्राइव कर लिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर न्यूमेरिकल. सो इस एक्सप्रेशन को हम ब्लॉक में ले रहे हैं ताकि ये हैंडी रहे और आप इस एक्सप्रेशन को याद कर लेंगे, राइट. सो दैट जब हमें इसको अप्लाई करना हो हम इसको अप्लाई कर लें, राइट. ओके, नाउ द थिंग इज दैट कि अब हम कुछ स्पेसिफिक केसेस की बात करेंगे और ये स्पेसिफिक केस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए इन स्पेसिफिक केस को हम डिस्कस करते हैं. तो इन स्पेसिफिक केस के लिए सबसे पहली जो हम कंडीशन जो अज्यूम कर रहे हैं वहाँ पर वो है इफ़ R is very greater than L, right. In that case ये पूरी की पूरी टर्म जो है L square cos theta can be neglected. इसको हम neglect कर सकते हैं in the comparison of R. So जो expression मेरे पास आएगा it will become 1 upon 4 pi epsilon naught and P cos थीटा एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर. चलिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. ओके बच्चों, सो अब जो हमारा स्पेशल केस हम डिस्कस करने वाले हैं, सो केस नंबर 1 दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज केस नंबर 1. और ये स्पेशल केसेस हैं, राइट. सो केस नंबर 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एक्सियल लाइन
फॉर एक्सियल लाइन। देखिए आई होप सो कि एक्सेल लाइन आपको याद आ गया होगा कि कौन सी लाइन एक्सेल लाइन होती है डायपोल के केस में। चलिए एक बार हम दोबारा इसको इस फिगर से समझ लेते हैं कि विच लाइन आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट। तो ये लाइन जो पॉइंट ए और बी को आपस में मिला रही है और इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, ये लाइन हमारी एक्सेल लाइन होती है, राइट। अगर हमारा पॉइंट पी इस पर्टिकुलर लाइन पर कहीं पर भी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा, राइट। देखिए अगर हमारा पॉइंट P इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कहीं पर भी है, सो लेट अस अज्यूम कि दिस इज माय एक्सेल लाइन एंड ये जो आपको पेन दिखाई दे रहा है इसकी टिप इज अ पॉइंट P, राइट। और अगर इस पॉइंट P को धीरे धीरे मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ले आऊं तो देखिए थीटा के साथ क्या हो रहा है, थीटा आपका 0 हो जा रहा है, ठीक है। सो अगर मेरा पॉइंट P इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कहीं पर भी है तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, राइट। सो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। इफ दिस इज सो देन वी कैन easily write it down for axial line theta is equal to 0 and cos 0 की वैल्यू होती है 1, राइट। नाउ फ्रॉम equation number 2 v is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and p cos 0 divided by r square, right. So it is very much clear that v is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r square. So ये दोबारा से हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो है फाइंड आउट हो गया है, राइट। ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, ये आपसे डेरिवेशन में ड्राइव करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चंस जो है, पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है, अभी केस नंबर हम 2 डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कि कितनी तरह से इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को पूछने के कितने पॉसिबल तरीके हैं, राइट। सो दिस इज केस नंबर 1। अब हम केस नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, राइट। सो केस नंबर 2, केस 2 एंड आई होप सो कि अभी तक आपने गैस कर लिया होगा, इट इज फॉर ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। फॉर ट्रांसवर्सल लाइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो चलिए हम उसी फिगर पर वापस पहुंच जाते हैं और यहां से देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइन होती है, दिस पर्टिकुलर लाइन जो सेंटर से जाती है आपकी डाइपोल लेंथ के और परपेंडिकुलर है इसके, इसको बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांट देती है। दिस लाइन इज बेसिकली योर ट्रांसवर्सल लाइन, राइट। सो अगर दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, and this is the axial line and this is the transversal line, right। अगर आपका पॉइंट P इस ट्रांसवर्सल लाइन पर कहीं पर भी है, so it is very much clear that थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, राइट। सो थीटा इज दिस एंगल। सो अगर कोई भी पॉइंट हमारा पॉइंट P इस लाइन पर है तो उसके लिए थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री होगी, राइट। सो चलिए अब हमें इतना पता चल गया है तो अब हम इसे अप्लाई कर देते हैं, राइट। So for transversal line theta is equal to 90 degree, right। So again from equation 2 what we have, v is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and p cos 90 divided by r square, and we know that cos 90 is equal to 0. So what we have, 0. That means v is equal to 0, right। इसका मतलब ट्रांसवर्सल लाइन पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपको 0 मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन पे ये जो पर्टिकुलर डेरिवेशन है इस पर बेस आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, राइट। न्यूमेरिकल के वेरिएशंस हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर केवल इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है तो 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। द फर्स्ट वन,
कि आपसे बिल्कुल ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से किसी भी एक जनरल पॉइंट पर आप क्या फाइंड आउट करिए, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट करी थी, इक्वेशन नंबर 2, आप यहाँ तक इक्वेशन नंबर 2 तक आकर रुक सकते हैं, राइट। आपको फिर ये स्पेशल केस डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक्सप्रेशन ड्राइव करें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी लोकेशन ऑन द एक्सेल लाइन, तब आपको यहां तक इस डेरिवेशन को करने के बाद आपको केस नंबर 1 डिस्कस करना है। योर वर्क विल बी डन, राइट, और इस एक्सप्रेशन तक आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, राइट। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की ट्रांसवर्सल लाइन पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, तब आप क्या करेंगे? आप इक्वेशन नंबर 2 तक इस डेरिवेशन को करेंगे और फिर केस 1 जो है आप स्किप कर सकते हैं, सीधा आप केस 2 पर आ जाइए और ये रिजल्ट v = 0 जो है आप दिखा दीजिए। सो दैट विल बी ओके, right? So these are the 3 variation how this particular derivation can be asked from you. So again I am it's my personal advice that it is a very important question and very frequently asked in your board examination also. So इस derivation की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, इसको अच्छी तरह से आप लर्न करिए, राइट। ये जो फिगर हमने बनाई है इसको आप बार बार बना के देखें, इसकी ज्योमेट्री को आप समझने की कोशिश करें, इन स्टेप्स को आप लर्न करें, राइट, सो दैट कि आप जब एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को अटेम्प्ट करें आपसे कोई मिस्टेक ना हो।